नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे इसरो के पहले सफल SSLV लॉन्च की। बताएंगे राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने विज्ञान संचार के क्षेत्र में की साल 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। SSLV D2 के सफल लॉन्च के साथ इसरो को मिली एक और उपलब्धि। स्पेस किड्स इंडिया और अमेरिकी उपग्रहों सहित 3 लघु उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षाओं में स्थापित। नेशनल अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन 2022 की घोषणा। विज्ञान संचार के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर दिए जाएंगे यह पुरस्कार। शंघाई सहयोग संगठन का दूसरा यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव बेंगलुरु में हुआ आयोजित। सदस्य देशों के युवा वैज्ञानिकों सहित भारत के विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के पदाधिकारी हुए शामिल। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश दुनिया की ताजा गतिविधियों की जानकारी ज्ञान विज्ञान के एक खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। और अब खबरें विस्तार से। इसरो ने अपनी उपलब्धियों में एक और अध्याय जोड़ दिया है। 10 फरवरी को इसरो ने अपने नवीन लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV D2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस लॉन्च में 3 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में स्थापित किया गया, जिसमें स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित एक उपग्रह भी शामिल है। इसरो की इस सफलता पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। 10 फरवरी 2023, स्थान श्री हरिकोटा स्थित इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। केंद्र के पहले प्रक्षेपण स्थल पर नया अध्याय लिखने की तैयारी। उल्टी गिनती शुरू और भारतीय समयानुसार सुबह 9:18 पर इसरो के नवीन लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D2 ने उड़ान भरी और अगले 15 मिनट में पृथ्वी की निचली कक्षाओं में इस यान ने 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। इसके साथ ही भारत को एक नया प्रक्षेपण यान मिल गया। So congratulations, the space community of India. So we have a new launch vehicle, small satellite launch vehicle SSLV. In its second attempt today, SSLV D2 has placed the EOS-07 satellite in its intended orbit very accurately. Along with the EOS-07, 2 more satellites were also placed in the required orbit, JANUS-1 through NSIL and from the Antares, and ASADISat through InSpace realized by the Space Kids. So congratulations to all 3 satellite teams for making the satellites as well as placing in the right orbit, and I wish all the very best to the rest of the operations of the satellite for accomplishing their mission goals. SSLV D2 द्वारा भेजे गए उपग्रहों में इसरो द्वारा तैयार किया गया 153.6 किलोग्राम का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-07, अमेरिकी कंपनी अंतारिस का 10.2 किलोग्राम वजन का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह JANUS-1 और स्पेस किड्स इंडिया के अंतर्गत भारत की 750 छात्राओं द्वारा विकसित विभिन्न पेलोड से तैयार 8.8 किलोग्राम वजन का लघु उपग्रह ASADISat-2 शामिल हैं। SSLV लॉन्च ऑन डिमांड आधार पर पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो द्वारा विकसित नया लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इससे पहले 7 अगस्त 2022 को SSLV D1 अपनी पहली विकासात्मक उड़ान में उपग्रहों को स्थापित करने से थोड़ा सा चूक गया था। It's a proud occasion for ISRO that we have now a new launch vehicle to be offered to the launch vehicle community. It all began in 2018, a journey which started in 2018 had reached its intended destination today.
the journey which has traversed through its nascent phase of configuration, realization, fabrication, testing, analysis, and finally it even had to overcome the COVID phase. It reached the launch pad last year, and we had the maiden flight in August, 7th August. As mentioned by Chairman, we had a small anomaly observed in that, and we couldn't put the satellites in the intended orbit. But detailed analysis further by a number of teams was carried out, and we were able to pinpoint the problem in the system, and we had to overcome that. And I would like to say that we overcame that. EOS-07 satellite, it's really unique in terms of the requirement to the completion of satellite and handing over to vehicle. All happened in a so fast track mode. Within 4 to 5 months, we have realized the complete thing. In fact, the requirements has come as early as September 22, where the ongoing mission was already going on, but the teams were common to both. Still, we have assimilated all the configuration essentials required, and we were looking for best of the payloads to make an opportunity to fly in this mission. इस तरह लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के क्षेत्र में यह भारत की पहली सफलता है और अब इसरो अंतरिक्ष में लघु उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की बढ़ती वैश्विक जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। ये यान कम लागत में अंतरिक्ष के लिए पहुंच, कम प्रतिवर्तन काल, कई उपग्रहों को समायोजित करने की सुविधा प्रदान करता है और साथ ही इसमें कम से कम प्रक्षेपण अवसंरचना की जरूरत पड़ती है। इसरो की ये उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के फैसले के अनुकूल है, जिससे भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप को और मजबूती मिलेगी। साल 2022 के लिए नेशनल अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की घोषणा कर दी गई है। 6 श्रेणियों में दिए जाने वाले इन पुरस्कारों के तहत इस बार विभिन्न संचार क्षेत्रों में एक संस्थान सहित 7 लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चुना गया है। विभिन्न श्रेणियों के ये पुरस्कार 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा विज्ञान के लोकप्रियकरण प्रयासों को मान्यता देने और उत्कृष्ट प्रयासों को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा हर साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई। 6 अलग अलग श्रेणियों में दिए जाने वाले इन राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत इस बार पहली श्रेणी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार बेंगलुरु स्थित कर्नाटक विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी को दिया जा रहा है। दूसरी श्रेणी यानी पुस्तकों और पत्रिकाओं द्वारा प्रिंट के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भुवनेश्वर के प्रोफेसर मायाधर स्वाई और तिरुवनंतपुरम के डॉक्टर बीजू धर्मपालन को संयुक्त रूप से चुना गया है। इसी तरह तीसरी श्रेणी बच्चों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी लोकप्रियकरण में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी इस बार हैदराबाद के डॉक्टर कृष्ण राव अप्पासानी और नई दिल्ली के डॉक्टर उदय कुमार काकरू को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। चौथी श्रेणी में लोकप्रिय विज्ञान और प्रौद्योगिकी साहित्य का भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में और अंग्रेजी में अनुवाद के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जयपुर के तरुण कुमार जैन का नाम घोषित किया गया है। 5वीं श्रेणी में नवोन्मेषी और पारंपरिक पद्धतियों के माध्यम से उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अगरतला के अंजन बनिक को दिया जा रहा है। छठी श्रेणी यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयासों के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए इस बार दिल्ली के राकेश अंदानिया को चुना गया है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के क्षेत्र में अपनी गहरी छाप छोड़ने वाले संस्थान और लोगों को यह पुरस्कार 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं, जिनमें प्रथम श्रेणी में प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह के साथ 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और अन्य 5 श्रेणियों में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई इस शुरुआत ने न सिर्फ विज्ञान लोकप्रियकरण के प्रयासों को मान्यता प्रदान की है, बल्कि नए लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने का भी काम किया है। पिछले दिनों बेंगलुरु में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का दूसरा यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें सदस्य देशों के युवा वैज्ञानिकों सहित भारतीय विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के पदाधिकारी और विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि एक मंच पर जमा हुए। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया और नवाचार के क्षेत्र में युवाओं के आपसी सहयोग पर बल दिया। इस कॉन्क्लेव पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। दुनिया नित्य नई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में नवीन समाधानों पर काम करने की जरूरत है। इसी कड़ी में शंघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव की स्थापना की गई, जिसमें भारत सहित सभी सहयोगी देशों के युवा वैज्ञानिकों को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अभिनव विचारों को साझा करने का एक मंच प्रदान किया गया है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 6 से 10 फरवरी तक बेंगलुरु में दूसरे एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर भारत सरकार सहित एससीओ देशों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रालयों, विभागों से जुड़े प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में युवा विचारों का सहयोग एससीओ को और मजबूत करेगा। I congratulate all the young scientists who have got the unique opportunity to participate in this second SCO Young Scientist Conclave. And for that, I must also thank all the SCO member states for their support, cooperation, and nominating the candidates for this event. SCO, ladies and gentlemen, as you all know, brings together the colorful and distinctive cultures of Central and South Asia, and it promotes mutual assistance and टीम स्पिरिट। 5 दिन तक चले कॉन्क्लेव में विभिन्न सहयोग राष्ट्रों के युवा वैज्ञानिकों ने अपने नवाचार और अभिनव विचारों पर किए गए शोध पत्रों को प्रस्तुत किया। विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों ने मौजूदा चुनौतियों और आगामी समाधानों को लेकर चर्चा की। एससीओ राष्ट्रों के साथ भारत का घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहा है। ऐसे में इस तरह के कॉन्क्लेव से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग और मजबूत होगा। एससीओ के अंतर्गत ईज ऑफ लिविंग से जुड़े सभी क्षेत्रों जैसे वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन, पर्यावरण संरक्षण, पेयजल उपलब्धता, कृषि उत्पादन, जैव विविधता, स्वास्थ्य, शिक्षा और डेटा एनालिसिस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। I am glad to note that all these themes have been included in the conclave program that I have gone through. The discussions and deliberations among the SCO young scientists, I'm sure, will provide new perspectives and expect them to come up with a roadmap to address all these challenges that I have enumerated in the last few moments. The growth of SCO depends on its success in the areas of science, the area of technology, in the area of innovation. And therefore, there's a need to transform this entire landscape. The motto for the young scientists, as I see it, should be to innovate, to patent, to produce, and thus to prosper. India looks forward to deepening the SCO collaboration in the field of science, technology, and innovation. I am confident that this conclave will foster the collaboration among young scientists. I wish the conclave a grand success.
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने समग्र प्रदर्शन और परिणाम के मामले में भारत हाल के वर्षों में अच्छी प्रगति कर रहा है। भारत ने प्रकाशनों की संख्या के मामले में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान और स्टार्टअप की संख्या में भी तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। देश में तेजी से स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव के द्वारा अन्य देशों का भी मार्गदर्शन कर सकता है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में इस वक्त 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने संसद सत्र के प्रश्नकाल में यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि साल 2017 में पहली बार कैबिनेट ने 1,05,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 10 स्वदेशी रिएक्टरों को मंजूरी दी थी। जहां साल 2013-14 तक परमाणु संयंत्रों से वार्षिक उत्पादन सिर्फ 35,333 मिलियन यूनिट था, वहीं सरकार के प्रयासों से पिछले 8 वर्ष में वार्षिक 12,000 मिलियन यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। पहले भारत के ज्यादातर परमाणु प्रतिष्ठान दक्षिण भारतीय राज्यों या पश्चिमी महाराष्ट्र और गुजरात तक सीमित थे। अब इन्हें देश के अन्य हिस्सों में भी विस्तार दिया जा रहा है। यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र भवनी तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया जा रहा है, जो पूरी तरह से स्वदेशी और अपनी तरह का पहला संयंत्र होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी कृत्रिम संरचना सामग्री तैयार की है जो स्टेल्थ वाहनों और गुप्त प्रतिष्ठानों को रडार की नजरों से अदृश्य बनाए रखने में सहायक हो सकती है। चाहे किसी भी दिशा से रडार संकेत लक्ष्य को हिट करें, यह सामग्री रडार संकेतों को अवशोषित कर सकती है। इसका उपयोग स्टेल्थ वाहनों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की खिड़कियों या कांच के पैनलों को कवर करने के लिए भी किया जा सकता है, जिनका रडार की नजरों से अदृश्य बने रहना आवश्यक है। परीक्षणों के दौरान यह तकनीक 90% से अधिक रडार तरंगों को आवृत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला में अवशोषित करने में सफल रही। रडार का उपयोग विमानों, जलयानों, वाहनों तथा गुप्त प्रतिष्ठानों की निगरानी, खोजबीन, नेविगेशन और ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। सैन्य उपकरणों का रडार की नजरों से अदृश्य बने रहना महत्वपूर्ण रक्षा रणनीति है। ऐसे में भारतीय शोधकर्ताओं की ये उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में भारत को और मजबूत बना सकती है। रक्षा क्षेत्र के अलावा इस तकनीक का उपयोग व्यावसायिक क्षेत्र में इमारतों से विकिरण रिसाव को कम करने और उन्हें अधिक सुरक्षित बनाने के लिए भी किया जा सकता है। पिछले दिनों नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सेलिब्रेटिंग यूनिटी शीर्षक से DAV यूनाइटेड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 विश्व में भारत की उन्नति के अनुरूप है और भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम की पूरक है, जो छात्रों और युवाओं को जीविका और उद्यमिता के नए अवसर प्रदान करने का वादा करती है। माननीय मंत्री ने वादा किया कि DAV संस्थानों को उनके विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मेंटरशिप कार्यक्रम में स्थान मिलेगा और छात्रों को युवा वैज्ञानिक छात्रवृत्ति योजनाओं और बच्चों को अटल टिंकरिंग लैब में अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्थान अपने पाठ्यक्रमों पर फिर से विचार करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल और स्पेस एप्लीकेशन, ड्रोन क्रांति जैसी उभरती तकनीकों को शामिल करें, जो अगली पीढ़ी को और ज्यादा सक्षम बनाकर देश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने में सहायक होंगे। फरवरी के पहले सप्ताह में भारत दौरे पर आए अर्जेंटीना के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री डेनियल फिल्मस ने भारत सरकार के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की।
बैठक में अर्जेंटीना में उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय सहयोग पर चर्चा की गई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्जेंटीना के उद्योगों के साथ जुड़ने और सरकारी समर्थन के साथ लैटिन अमेरिकी देशों में प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की दिशा में कार्य करने के लिए बहुत उत्सुक रहेगा। उन्होंने कहा कि CSIR अनुसंधान एवं विकास के वैश्विक मार्गदर्शक में से एक है और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विकास प्रक्रिया में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक विशेषज्ञता प्रदान करने की आंतरिक शक्ति है। आपको बता दें, CSIR और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1985 में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे 2009 में नवीनीकृत किया गया था। ये द्विपक्षीय सहयोग दोनों देशों को नवीन क्षेत्रों में भी साझेदारी विकसित करने में सहयोग करेगा। तेजी से बढ़ रहे अंतरिक्ष क्षेत्र पर संसद सत्र में जानकारी देते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और अंतरिक्ष विभाग मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा नीतिगत तरीके से स्पेस क्षेत्र खोलने के बाद से महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं और इन स्पेस को अब तक 135 गैर सरकारी संस्थाओं के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। भारत सरकार अब निजी क्षेत्र में विदेशी निवेश की सुविधा के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में एक संशोधित FDI नीति और राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति लाने पर भी काम कर रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष में स्टार्टअप पर एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप को प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इन स्पेस बोर्ड द्वारा एक नई सीड फंड योजना को मंजूरी दी गई है। देश में अंतरिक्ष तकनीक आधारित उद्योग में किए गए कुल आयात और निर्यात के विवरण के सवाल पर बयान में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए 2114 करोड़ का आयात किया गया था। वहीं इस दौरान लॉन्च सेवाओं, डेटा बिक्री और इन ऑर्बिट सपोर्ट सेवाओं और लॉन्च संचालन द्वारा 174.90 करोड़ रुपए उत्पन्न हुए। ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।